न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश की खबरों में। और अब आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड में चौथा आरोपी आनंद गिरफ्तार। शिलांग पुलिस से ले गए चारों आरोपियों को जांच के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्ष पूर्ण होने पर सीएम योगी ने बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यालय सजा सवरा। और अब खबरें विस्तार के साथ। बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए शिलांग पुलिस ने चौथे आरोपी आनंद को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को शिलांग पुलिस द्वारा इंदौर लाकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया। इस संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त राजेश डांडोतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आनंद को शिलांग पुलिस इंदौर लेकर आई थी। ट्रांजिट रिमांड के लिए उसे कोर्ट में पेश किया गया। अब शिलांग पुलिस चारों आरोपियों को साथ लेकर आगे की जांच करेगी। उन्होंने बताया कि आनंद इंदौर का रहने वाला है और बाकी तीनों आरोपी राज खुशवाहा के दोस्त हैं। राजा रघुवंशी की हत्या के मुख्य आरोपी राज खुशवाहा के साथ सभी की पहचान पहले से थी। मृतका राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी के कार्यालय में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि चारों आरोपियों की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच है और किसी का भी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आरोपियों से पूछताछ शिलांग पुलिस द्वारा ही की गई। अब शिलांग पुलिस इन चारों को साथ लेकर वहां आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच को अंजाम देगी। इस मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। चौथा आरोपी इसमें आनंद है, जो कि मेघालय, जो कि शिलांग पुलिस है, वो उसको लेकर आई है और अभी इसको बीना के पास से उसको हिरासत में लिया गया था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एविडेंस से जाने पर उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको अब मेडिकल कराया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और मेडिकल कराने के बाद इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कराया जाकर जितने दिन का ट्रांजिट रिमांड मिलता है उसके आधार पर शिलांग पुलिस यहाँ से फिर चारों आरोपियों को लेकर रवाना होगी और फिर उसके बाद शिलांग में जाके उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। आनंदपुर में जो लाया गया कहाँ का निवासी? ये यहीं का इंदौर का ही रहने वाला है और ये सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये राज के ये तीनों फ्रेंड हैं और ये तीनों लगातार, और एक जिसमें कि राज जो है वो अकाउंटेंट का काम करता है और दूसरा जो विशाल है वो ये इनके यहीं काम करता था, जो हाँ ये उनके यहाँ काम करता है। जो विशाल चौहान है। विशाल चौहान एक्चुअली विशाल चौहान का बीकॉम की स्टडी कर रहा है। आरबी महेश्वरी जो कॉलेज है उसमें सेकेंड ईयर का छात्र है। इसके अलावा जो तीसरा आकाश है वो बेरोजगार है और चौथा जो आनंद है जिसको लेकर आए वो भी स्टडी कर रहा है, लगभग फर्स्ट ईयर में है। तो कुल मिलाकर इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पृष्ठभूमि कोई आपराधिक इनकी नहीं है। अभी जहाँ भी जो सर्च कराया गया है किसी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका नहीं मिला है। इनकी एज क्या है? लगभग अगर आप देखेंगे तो चारों जो आरोपी हैं वो लगभग 20 से लेकर 25 वर्ष के अंदर के ही आरोपी है। 20 से 25 वर्ष के चारों आरोपी है, लगभग 22, 23, 24, 25 इस तरह के। शिलांग कौन गया था मर्डर करने और कितनी तारीख को? अभी इस तरह की बात शिलांग टीम के द्वारा नहीं बताई गई है। ऐसी स्थिति में चूंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट शिलांग पुलिस के द्वारा ही इसमें जो भी फैक्ट्स आए होंगे उसके आधार पर वो बता पाएंगे। क्राइम ब्रांच ने अभी पूछताछ सिर्फ इनको हिरासत में लिया गया था, बाकी सारी पूछताछ इंटरोगेशन शिलांग पुलिस के द्वारा की गई है। इनसे कुछ बरामदगी हुई है इंदौर में? अभी किसी प्रकार की कोई बरामदगी इसमें नहीं हुई है। अभी ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर इनको वहाँ शिलांग ले जाया जाएगा, वहाँ पर उनको न्यायालय में माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर पुलिस रिमांड लिया जाकर फिर जो भी अगर स्थिति बनेगी, हो सकता है कि उसके बाद अगर शिलांग पुलिस को लगता है तो वो हमारे लगातार कोऑर्डिनेशन में हम लगातार हैं। अगर किसी भी तरह का सहयोग चाहिए होगा हम 100% सहयोग करेंगे। अभी इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई। और अब अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्ष पूर्ण होने पर सीएम योगी ने बीजेपी कार्यालय के प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लखनऊ में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। प्रदर्शनी में पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए जनहितैषी कार्यों, विकास योजनाओं और उपलब्धियों को दर्शाया गया है। इस दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश ने पिछले 11 वर्षों में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व देश को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों पर ले गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के लिए ये प्रदर्शनी अगले कुछ दिनों तक खुली रहेगी, जिसमें देश की प्रगति को करीब से देखा जा सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। और अब अगली खबर।
केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं और बीजेपी कार्यालय को अब सजाया संवारा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को विशेष रूप से सजाया गया। इस मौके पर कार्यालय को लाइटिंग, पोस्टर और बैनर से सजाया गया, जिनमें सरकार की प्रमुख योजनाएं, उपलब्धियां और विकास कार्यों को दर्शाया गया है। कार्यालय परिसर में जश्न का माहौल रहा और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक वहां उपस्थित रहे। कार्यक्रम के तहत विभिन्न जनसंपर्क अभियानों, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक आयोजनों की भी योजना बनाई गई। बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्षों के नेतृत्व को विकास, सुशासन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर बताया। पार्टी ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफर जन भागीदारी और राष्ट्र सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहेगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार। राज कुशवाहा की बहन ने जताई नाराजगी, कहा मेरा भाई निर्दोष है। चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें राज कुशवाहा का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है। सभी आरोपियों को शिलोंग पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया। हालांकि इस मामले में नया मोड़ तब आया जब राज कुशवाहा की बहन मीडिया के सामने आई और अपने भाई के निर्दोष होने का दावा किया। उन्होंने कहा, विक्की और राज दोनों मेरे भाई हैं, वे ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। मेरा भाई राज कहीं गया ही नहीं। आपको उसके ऑफिस के लोगों से पूछना चाहिए। मेरी केवल एक मांग है कि मेरे भाई को रिहा किया जाए, वो हत्या में शामिल नहीं है। मेरा भाई निर्दोष है। राज कुशवाहा की बहन का ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब पुलिस जांच में तेजी से आगे बढ़ रही है। चारों आरोपियों को शिलोंग ले जाकर आगे की जांच की जा रही है और गौरतलब है कि मृतक राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी के ऑफिस में अकाउंटेंट के तौर पर कार्यरत था और हत्या की वजह को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पुलिस अभी तक किसी ठोस कारण का खुलासा नहीं कर पाई, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। भाई बेकसूर है, वो लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते। भाई कभी ऐसा नहीं कर सकते। कभी भी नहीं, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। अच्छा, तो यहीं थे जब घटना हुई? हाँ भैया यहीं थे। भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं। आप ऑफिस वालों से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे आप? क्या मांग? मैं बोलूंगी मेरे भाई को बचा लो। गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूंगी, हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। हमारे भाई का अलावा फंसाया जा रहा है। मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। सामने आ रही गाजीपुर के आप लोग रहने वाले हैं, वहाँ के कोई गाँव तो अंकल गाजीपुर की नहीं है, बहुत सारे गाजीपुर है। पता नहीं दीदी कौन से गाजीपुर से मिली, हम लोगों को तो नहीं पता ना। आप कौन से वाले गाजीपुर से हैं? हम लोग फतेहपुर के पास जो गाजीपुर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा गांव रामपुर है, गाजीपुर के काफी आगे है हमारा गांव। ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप लोग बोल रहे हो, ऐसा सिर्फ न्यूज में देखा है, न्यूज में दिखाया जा रहा है, ऐसा सब गलत। तो आप क्या सीबीआई कौन सी जांच की मांग करेंगे जिससे आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? जांच का नहीं पता, सीबीआई का सुना है बस। जो भी हो हमारे भाई को छोड़ दे। हमारा भाई निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वो दोनों बहुत, उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। पुलिस यहाँ पे नहीं आई है, सिर्फ आप ही लोग आ रहे हो यहाँ पे। भैया को विक्की भैया, ऐसा हमको पता नहीं है, लेकिन वो विक्की भैया के घर पे था। तो भाई से कब से आखिरी बात क्या हुई? परसों 6 बजे भैया आए थे। परसों 6 बजे आए थे, बिल्कुल टेंशन नॉर्मल थे एकदम। फिर भैया ने, मम्मी ने बोला बेटा खाना खा ले, तो उसने नहाया और नहा के नए कपड़े, बोला मैं नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मंदिर जाना है। उसने नए कपड़े पहने, जूते पहने नए, और फिर उसके बाद चला गया। फिर रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मंदिर नहीं गया था। मम्मी ने उसको 7 बजे फ़ोन किया, नहीं अंकल प्लीज नहीं आएंगे, अपन नहीं बुलाएंगे। हाँ, तो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मैंने 7 बजे मम्मी ने बात की थी, तो उन्होंने बोला कि मम्मी रात बहुत हो गई थी, रात ज्यादा हो गई थी। हाँ, तो वो मंदिर नहीं गया था। और अब अगली खबर। तमिलनाडु में वैखासी बैसाखम के अवसर पर दिंडीगुल के अभिरामी अम्मन मंदिर में भव्य तीर्थोत्सव, श्रद्धालुओं ने किए देवी देवताओं के दर्शन।
दरअसल तमिलनाडु के प्रसिद्ध अभिरामी अम्मन मंदिर दिंडीगुल में वैखासी वैसाखम के पावन अवसर पर आज यानी कि कल भगवान पद्मगिरीश्वर और देवी अभिरामी अम्मन की भव्य तीर्थोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में एकत्र हुए और भक्ति भाव से देवी देवताओं के दर्शन का लाभ लिया। इस खास दिन पर भगवान और देवी की विशेष सवारी को सुसज्जित कर रथ पर जलाशय में भ्रमण कराया गया। रंग बिरंगी रोशनी और भक्तों के भजन कीर्तन के बीच पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया। तीर्थोत्सव की झलक पाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने इसे ईश्वरीय अनुग्रह का प्रतीक मानते हुए उत्साहपूर्वक भाग लिया। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, जिससे उत्सव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सका। ये वार्षिक आयोजन दिंडीगुल की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भिन्न हिस्सा माना जाता है। सौंदरराज பெருமாள் ஆலயத்திலே ஏதற்கர்ம யதஸ்வமேத சமுர்ஜை பூ வச்சு அப்படி தட்ட மாட்ட வச்சு சும்மா அப்படி பூ தட்டோட வச்சு சாடகே சுவாமி அசாத்தியம் தபகிம்பதே ராமதூத கிருபாசன் भागनगम चंतमता भागम चिकीर्षदे अभागमग्ने कर्ममग्ने भागिनं गुरु भाग्यदेवतायै नमः ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवभूतो ददिशवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यां नमः यादगिदुर्विपतमाशिवं बभूवते तनः नमो नमो भाष्य हेते जगधाम पतये नाम पतये नमो नमः तस्मै नमः पतये नमो नमः सिमत्तो नमः नमस्वागतागत सुधन्वने च नमः श्रुत्याग च पत्याग च नमः नाट्याग सौभ्याग च वास्तवाग च नमनमस्सो
और अब अगली खबर। गले पर बैंडेज, फफक फफक कर रोई दीपिका कक्कड़। कैंसर की सर्जरी के बाद हुई लाचार। दरअसल कैंसर की सर्जरी के बाद दीपिका कक्कड़ की पहली झलक सामने आ गई है। एक्ट्रेस के पति शोएब इब्राहिम ने अस्पताल से उनकी झलक दिखाई। एक्ट्रेस लाचार और परेशान नजर आ रही है। फिलहाल सर्जरी के बाद वो रिकवर कर रही है। टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इब्राहिम इन दिनों एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही है। दीपिका को लिवर से जुड़ी बीमारी थी। शुरुआत में पता चला कि उन्हें टेनिस बॉल के बराबर ट्यूमर था, लेकिन बाद में कैंसर की पुष्टि हुई। इस बीमारी के इलाज के लिए उनकी सर्जरी की गई, जो लगभग 14 घंटे तक चली। हालांकि अब राहत की खबर ये है कि दीपिका की हालत पहले से बेहतर है और वो रिकवर कर रही है, लेकिन इसके साथ ही वो पोस्ट सर्जरी वाली परेशानियों से भी जूझ रही है। दीपिका के पति और टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम ने यूट्यूब पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने दीपिका की सर्जरी के बाद की झलक दिखाई। वीडियो में दीपिका अस्पताल में है और उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। दीपिका ने इस वीडियो में अपने फैन से बातचीत की और अपनी हेल्थ अपडेट दी। इस दौरान वो फूट फूट कर रो पड़ी। कब लग रही है? गाजर नहीं डाला है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आपने देखा जो लास्ट क्लिप है उसमें दीपिका चल फिर रही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। अभी उसका चलना फिरना भी स्टार्ट हो गया है एंड नॉर्मल डाइट पे आ गई है। जैसे कि मैंने आपको शायद पिछले व्लॉग में ही बताया था कि बहुत बेहतर है। एंड बस अभी हॉस्पिटल में है एंड दीपिका से भी मिलवाऊंगा मैं, आपको भी उससे बात करवाता हूँ मैं। तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं अपडेट दे दूँ कैसा क्या है, कैसा है। जैसे कि सब ठीक है, सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो उसकी बेटर आ रही हैं अभी, वो है। एंड यस, स्टिचेस में थोड़ा सा पेन तो होता ही है। बीच में 2 दिन उसको बहुत ज़्यादा कॉफ हो गया था, जिस वजह से थोड़ा सा उसको पेन हुआ था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी कल से बहुत बेहतर है। एंड कल रात में सुकून से अच्छे से सोई है वो। पिछले 2 दिन से नींद उसकी नहीं हो पाई थी। एक्चुअली सर्जरी के बाद कल पहली रात वो आराम से सुकून से सोई है, क्योंकि 3 दिन वो आईसीयू में थी और आईसीयू के नाम से वो बहुत घबरा रही थी। लाइक इवन जब सर्जरी के लिए हम लोग नहीं भी आए थे और हमें पता चला था कि अच्छा सर्जरी होगी, और उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि 2 से 3 दिन हम आपको आईसीयू में रखेंगे। तो दीपिका सबसे ज़्यादा अगर पैनिक कर रही थी तो वो सिर्फ इसलिए पैनिक कर रही थी कि शोएब मैं आईसीयू में अकेले होंगी, प्लस वो नाक में एक ट्यूब भी होता है, उसको लेके पैनिक कर रही थी। तो हालांकि आईसीयू में मैं जाता रहता था मिलने के लिए उससे, बट ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा वो हल्का बीच में पैनिक करी है वो। तो यस, आईसीयू से निकलने के बाद वो आई, 2 दिन खांसी हो गई, ड्राई कॉफ था उसको। तो यस अल्हम्दुलिल्लाह कल रात में बहुत ही अच्छे से सोई है। बस आज अम्मी आने वाली है, क्योंकि जब से दीपिका यहाँ पे आई है, ट्यूसडे उसकी सर्जरी हुई है, फिर 3 दिन आईसीयू में है और उसके बाद 2 दिन यहाँ पे। तो मैंने सबको मना कर रखा था, मैंने कहा था मुझे कोई भी नहीं चाहिए यहाँ पे। रूहान को भी हमने घर यहाँ नाइट स्टे नहीं करवाया है। दिन में आता है, कल तो वो भी नहीं आया है, दिन में आता है और उसके बाद 2-4-5 घंटे रुक के दिन फिर रात में नानी के साथ चला जाता था, दादा के साथ, नानी के साथ चला जाया करता था। तो हमने कोशिश मैंने पूरी यही करी है कि जितने कम से कम लोग होंगे यहाँ पे रात रुकने के लिए या मिलने के लिए वो बेटर होगा। और इनफैक्ट यहाँ से घर जाने के बाद भी इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो वो सारी चीज़ें मैं तो देखूँगा। तो खैर बस अभी ये है कि आएंगी अम्मी और रूहान भी आ रहा है, और बस अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बोला कि हो गया अच्छे से सब। रूहान का भी स्पेशली जो था घर में सबने अच्छे से बहुत ख्याल रख लिया। कभी उसको बाहर लेके निकल जाया करते थे, चाहे नानी के साथ, अम्मी के साथ, रेहान, ये जैसे कि आप देख रहे हैं घर पे भी उसके लिए थे सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक वक्त था जो अभी निकल गया अच्छे से, ऊपर वाले करम से, आप सबकी दुआओं से और घर में एक दूसरे के सबके सपोर्ट से। और बस ये जो 8-10 दिन थे थोड़े से हैवी थे। एक्चुअली 8-10 दिन नहीं, जब से ये खबर मिली है थोड़े से हैवी थे, और आगे भी रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी आगे होंगी। बट हाँ कि मेजर जो पार्ट था सर्जरी वो अच्छे से हो गई है, और उस बीच रेहान का भी वो हो गया। तो मेरे लिए थोड़ा सा वो
ज़्यादा हो गया था, बट कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ भी देखना, फिर यहाँ से जब ICU से मिल के आओ दीपिका से, जब वहाँ नहीं तो फिर वहाँ रेहान के लिए जाना, एंड वहाँ पे कांस्टेंट में या तो अकरम रहता था वहाँ पे या अंकित था, और रात में दानिश, अगर आपको याद हो जो मेरे साथ अजूनी में था दानिश, तो वो रात में रुकता था, क्योंकि रेहान के साथ बेटी खाला थी, और बेटी खाला अकेले थोड़े से वो पढ़े लिखे नहीं है इतना, तो वो ज़्यादा उनसे वो काम नहीं हो पाता, दवाई कौन सी देना, क्या करना, डॉक्टर से बात करना, वो नहीं हो पाता, थोड़ा सा वो घबराती हैं। तो वहाँ पे अकरम था दिन में या फिर रात में, या दानिश था या अंकित, उन तीनों में से कोई था, तो कॉन्स्टेंट उनसे टच में रहना, फिर यहाँ दीपिका के आके वो सारी, तो पापा का वक्त याद आ गया था जब पापा 2021 में पापा एडमिट हुए थे, अम्मी एडमिट थी एंड नानी, तीनों एक साथ, तो वही एकदम से वो दौर पूरा याद आ गया था। पर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने उस वक्त भी सब अच्छे से कर दिया था, वो भी एक आजमाइश का वक्त था, ये भी एक आजमाइश का वक्त है, ये भी सब अच्छे से गुजर गया है। बस दुआओं में फिर भी शामिल रखिएगा दीपिका को स्पेशली, क्योंकि अभी ट्यूमर निकला है, बट हैं कुछ चीज़ें जो अभी आगे और भी टेस्ट होती रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो तो ठीक होगा ही, इतना मुझे यकीन है, लेकिन 1% थोड़ा सा दिल में वो रहता है ना, इंसान है, इंसान आप कितना भी बोल लो कि नहीं सिर्फ पॉजिटिव सोचो सब अच्छा होगा, लेकिन इंसान की फितरत ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं उसके मन में 1% चाहे 0.1% क्यों ना हो, कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आते ही हैं, फिर उससे इंसान लड़ता है कि नहीं सब अच्छा होगा, अल्लाह पे यकीन है, वो जद्दोजहद इंसान की आपस में चलती रहती है। तो यस ये है, एंड थैंक यू, फिर से बोलूँगा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी दुआओं के लिए, इतने प्यार के लिए। और चलिए मैं आपको दीपिका से मिलवाता हूँ। ये है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, अभी काफ़ी बेहतर है। तो कुछ है नहीं बोलने के लिए ज़्यादा। एक्चुअली जब से सर्जरी हुई है ना, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई है। पहले ही कम थी, अभी और ज़्यादा हो गई है, एंड छोटी छोटी बातों पे नॉट नेगेटिव सोच के ना ही कुछ, बट एक होता ना कि एक पॉजिटिविटी में कभी कभी आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, तो ये बहुत हो गई है कोई भी बात पे, कि बस हर हाल में वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ऐसे टाइम पे बार बार मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा वो थोड़ा सा वो करूँगी मैं आपसे आराम से बात। बस इस वक्त इतना ही बोलूँगी कि आप लोगों ने बहुत दुआएं की हैं, उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। हॉस्पिटल में भी मुझे हॉस्पिटल के स्टाफ, सिस्टर्स कहाँ से आके, मैं हूँ तो मैम आप ठीक हो जाओगे, मैम आप ठीक हो जाओगे। दूसरे पेशेंट्स के रिलेटिव्स, जो पेशेंट्स यहाँ थे उनके रिलेटिव्स, हम प्रे कर रहे हैं आपके लिए, आप भी ठीक हो जाएंगे, मतलब उनके खुद के किसी की बेटी, किसी के फादर हैं, बाकी वो मेरे लिए भी प्रे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत मायने रखती हैं, तो उसके लिए बहुत थैंक यू दिल से। एंड यस, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग मच बेटर, बहुत अच्छे से रिकवरी जो है वो हो रही है। बीच में कॉफ पकड़ ली थी जैसे शोएब ने बताया, तो उसमें बहुत हालत ख़राब हुई जेन्युइनली, स्टिचेस, हाँ, क्योंकि वो पूरे ये पूरा हिस्सा स्टिचेस हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा था, बट अभी बहुत बेटर हूँ। एंड बस बाकी आराम से बात करूँगी फिर। ये भी 3-4 दिन से जब से एडमिट है दीपिका, घर नहीं गए हैं, और वहाँ धर्म घर नहीं गया है, रूहान के पास है। आज थोड़ा सा मैंने मिल्क शेक मंगाया है पीने के लिए। तो ये ना सबका एक कलेक्टिव एफर्ट रहा है इस दौरान, और कह सकते हैं कि जब आपके पास आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं ना, जो आपके लिए आपकी बहुत ख्याल रखते हैं, आपके लिए बहुत वैल्यू करते हैं, तो ऐसे वक्त पे समझ में आता है कि सबका कलेक्टिव एफर्ट रहा है। फिर चाहे वो मम्मी हो, फिर चाहे वो धर्म दादा हो, फिर चाहे वो निक्कू हो, हर इंसान ने अपना अपना यहाँ पे पूरा फ़र्ज़ निभाया है। मम्मी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मम्मी की भी एज है, तो वहाँ रूहान के साथ में हमेशा धर्म दादा रात भर रुके हैं, घर नहीं गए हैं वो। अगर घर गए भी हैं तो वो शायद 1-2 घंटे में जाके वो आ गए हैं।
यहाँ पे निक्कू मेरे साथ रहा है जब तक 3-4 दिन दीपिका आईसीयू में थी। निक्कू मेरे साथ रहा है, सारे फ्रेंड्स मेरे घर वाले भी वहाँ पे रूहान के लिए सब लोग अवेलेबल रहे हैं सबके, क्योंकि मैं जब रूहान यहाँ पे नहीं था तो दीपिका का भी कहना था कि जब भी जो भी जिसके पास होना तो सब मुझे रूहान के वीडियोस बना के भेजते रहा करो, उसको पता ना चले लेकिन बस वो खेल रहा हो तो दिन भर में सबा के वीडियोस, रेहान के वीडियोस, अम्मी के फ़ोन से धर्मदादा वीडियोस भेजते रहा करते थे कि देखो सर अभी ये है, अभी ऐसा है, रिलैक्स करो, मैम से बोलो टेंशन नहीं ले, रिलैक्स करें, सब ठीक है, सब ठीक है। तो यस, शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है कि हैं इतने सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह आसपास और जो वैल्यू करते हैं इस चीज़ को, और इसी वजह से पूरा ये शायद ये पूरा वक्त जो है 10 दिनों का वो इजीली निकल पाया है अल्लाह के करम से और इन सब की वजह से। रूहान पापा का नाम? मम और मम्मी का? मम्मी। दीप्ति? मम्मी। रूहान करो, देखना कैसे पैरे करेगा, ऐसे करो। कैसे रुआ? ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, ये वाले पैर में भी, ये वाले पैर में भी, यहाँ 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 करो, यहाँ करो, यहाँ करो। कैसे? अच्छा, हाँ बेबी, अच्छा ऐसे करो, दबा दो बेबी को, दबा दो। बोलो बोलो अच्छा है। हाँ लो, फेंक दो, हटा दो। आ जाओ, आ जाएंगे अभी, आ जाएंगे वो। रोहन हाथ सैनिटाइज कर लो बेटा। हेले बाबू, कौन आ गया, कौन आ गया? रूहान आ गया? ये रूहान के पास है। फाड़ना नहीं देखना। कौन आया? अरे पास में आए हो आप? और ये क्या हो गया हाथ में आपके? दाना हो गया? अरे स्वेलिंग कैसे आ गई हाथ में? मम्मा, रूहान। हाँ वो देख, तुम्हें दिखा रहा है, बहुत स्वेलिंग हो गई इसके हाथ में, कुछ तो काटा फिर ये। हाँ प्लेन, प्लेन, अरे वो आ रहा प्लेन, वो आ रहा प्लेन, कहाँ आ रहा प्लेन? वो देखो प्लेन आ रहा है ना? देखो ऊपर देखो, आ रहा है ना? अम्मा, हेलो करो जल्दी, प्लेन को हेलो करो, हेलो करो प्लेन। प्लेन को हाय करो, जोर से बोलो हाय प्लेन। बोलो हेलो, हाय करो, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय आईता, आईता, आईता। मेरे जूते से जॉनी बेबी। ये भी संभालना, गले गले का संभालना। कहाँ हटूं मैं? कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? पकड़ो 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 पकड़ो। अच्छा बोलता है तू, ये गिर जाता है, चम्मच से डालो ना तो इस वजह से मैं। फाइनली अब दीपिका प्रोटीन भी पी रही है। कैसी है तबीयत अभी? अभी तो बहुत अच्छी है। ध्यान रख रहे हो सब? हाँ, अभी अच्छे से खाना पानी बाहर का कुछ भी नहीं, सब अच्छे से। पक्का? हाँ पक्का। आवे तो पूछो।
क्या बोल रहे हो? कि अब पतले हो गए हो, नींद अच्छी सी नहीं मिलेगी। कुछ नहीं। कल सोए, कल सर पहला बार मुझे लगा हफ्ता में एक दिन कल अच्छे से सोए, और ये मेरा है सोने का जगह एक्चुअली। ये तो यहाँ पे मैं सोता हुआ आया हूँ इस सोफे पे, हालांकि बेड है बट मैं दीपिका के सामने ही मैं यहाँ पे रहूँ, तो ये यहाँ पे मैं सोता हुआ आया हूँ। वॉक कर रही हो रोहान? नहीं और अब अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पूरे होने पर बोले सीएम मानिक साहा, ये भारत का स्वर्णिम युग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने उन्हें ऐतिहासिक नेता बताते हुए जोरदार प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हम वास्तव में सौभाग्यशाली है कि हमारे देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। ये भारत का स्वर्णिम युग है। उन्होंने देश को जिस दिशा में आगे बढ़ाया है वो अद्भुत और प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री साहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गरीबों के कल्याण, प्रभावशाली योजनाओं की शुरुआत और महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्य अभूतपूर्व है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का उनका सिद्धांत न केवल नारा है बल्कि एक मजबूत कार्य नीति है। उन्होंने कहा, सीएम साहा ने पूर्वोत्तर भारत को दी गई विशेष प्राथमिकता का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले किसी भी नेता ने पूर्वोत्तर को इतनी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि जब तक पूर्वोत्तर विकसित नहीं होगा तब तक भारत प्रगति नहीं कर सकता। ये उनकी दूरदृष्टि है। देखिए, हम लोग काफी भाग्यवान है, इसलिए हमारे लीडर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह काम कर रहे हैं, ये सचमुच पूरा भारतवासी के लिए मैं समझता हूँ एक माने अमृतकाल है। और जिस तरह उन्होंने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह स्कीम कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, जिस तरह सुरक्षा, उसके बाद हमारे भारत का जो अर्थनीति अभी 4th पोजीशन में ले आया पूरा भारत वर्ल्ड में, तो इस तरह हर विषय में टेक्नोलॉजी हो, महाकाशयान हो, एयरवेज हो, रोडवेज हो, और सभी कम्युनिकेशन अब जिस तरह पूरा देश में जिस तरह बढ़ा रहे, और एक से एक खास करके गरीब लोगों के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया, देश को शक्तिशाली बनाने में, महिला को एम्पावरमेंट बनाने के लिए, और सबका साथ सबका विकास, विश्वास, और उसका जिस तरह उन्होंने प्रयास किया है, वो मेरे ख्याल से गोल्डन लेटर में लिखा जाएगा आने वाले दिन। खास करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आज तक किसी ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को नहीं देखा। उन्होंने बार बार कहा, जब नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। वो हमने देख पाया। पूरा नॉर्थ ईस्ट में अभी मैंने पहले यहाँ पर खाली टेररिज्म का हम लोग वातावरण देखते थे, अब वहाँ पर अबाउट 11 से 12 जो एकॉर्ड हुआ है, जो टेररिस्ट का विभिन्न ग्रुप है उनके साथ करने के बाद पूरा नॉर्थ ईस्ट में शांति का वातावरण है। इससे यहाँ पर पूरा डेवलपमेंट जिस तरह हुआ है, और मैं समझता हूँ आने वाले दिन जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो गॉड ब्लेस्ड जो यहाँ प्रकृति का जो दान है, ये पूरा दुनिया अभी जानेगा और यहाँ का डेवलपमेंट होगा। बहुत लोग बाहर से अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। मोदी जी भी बहुत कोशिश किया कि यहाँ पर इन्वेस्ट करे। पहले नॉर्थ ईस्ट को कोई नहीं जानता था, अब नॉर्थ ईस्ट को देखिए उन्होंने नाम दिया अष्टलक्ष्मी। तो 8 राज्यों मिलके अष्टलक्ष्मी हुआ है, और यहाँ पर भी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। और यही उनका कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, विश्वास और प्रयास। और मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो जिस तरह देश को, जिस तरह हम लोग को मार्गदर्शन करा रहे, वो आने वाले दिन एक इतिहास बन के रहेगा। और अब अगली खबर।
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का पीएम मोदी के कार्यकाल पर बयान सामने आया है, जिसमें लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आर्थिक प्रगति पर जोरदार बयान दिया। उन्होंने कहा 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था नाजुक और अस्थिर थी और वो दुनिया में 11वें स्थान पर थी। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व विकास किया और अब ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। योगी आदित्यनाथ ने खासतौर पर यह भी बताया कि भारत ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया, जो लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन करता रखा। मुख्यमंत्री गर्व के साथ कहते हैं कि भारत एक बात ऐसी अर्थव्यवस्था है जो एक दशक में दोगुनी हो गई। ये पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की मजबूती और विकास का प्रतीक है। याद करिए 2014 के पहले का भारत अस्थिर अर्थव्यवस्था थी। लोगों को विश्वास नहीं था क्या होगा भारत में। 1947 से लेकर के 2014 तक भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन गया था और वह अर्थव्यवस्था भी अस्थिर थी। पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, यानी भारत से ऊपर। अब भारत ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने उस ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पछाड़ा था, जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के सफलतम 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अकेली अर्थव्यवस्था है जो एक दशक में दुगनी हुई है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय दोगुने से अधिक की है पिछले 10 वर्ष के अंदर। 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय यह केवल 79,000 रुपये थी, 79,000 थी, और आज यह बढ़कर के लगभग 2.5 लाख हुई है। आप अनुमान कर दीजिए, इसके दायरे को अगर आप देखेंगे तो यह आपको चौंकाने वाले आंकड़े हम सबको प्रस्तुत करते हैं। और अब अगली खबर। भाजपा प्रवक्ता सीआर केसवन का पीएम मोदी के 11 वर्षों पर बयान। भाजपा प्रवक्ता सीआर केसवन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी अन्य प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी जितना गहरा और व्यापक परिवर्तन नहीं लाया। केसवन ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में पीएम मोदी ने समाज के हर वर्ग को सम्मान, अवसर और सुरक्षा के साथ सशक्त बनाया है। उन्होंने वित्तीय समावेशन की उस यात्रा को याद किया जिसे पहले 47 वर्षों में पूरा करना माना जाता था, लेकिन पीएम मोदी के गतिशील नेतृत्व में इसे सिर्फ 6 साल में हासिल किया गया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों की तरह केवल धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की खाली बातों पर भरोसा करने की बजाय मोदी सरकार ने सीधे कल्याणकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार मुक्त और गैर भेदभावपूर्ण तरीके से लागू कर वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया है। No other Prime Minister in independent India has ushered in such tectonic transformation at the grassroots level like Prime Minister Narendra Modi ji has. And Modi ji in the last 11 years has empowered every section of society with dignity, opportunity and security. The last 11 years under Modi's visionary leadership has been a remarkable era of reform and development, and financial inclusion which was said to be possible in 47 years has now been attained in 6 years under Modi ji's dynamic leadership. India 11 years back was the 11th largest economy in the world, and now we are the 4th largest and the world's fastest growing economy. Also, the
Previous Congress regimes had the empty rhetoric of secularism and social justice, but Prime Minister Narendra Modi ji has indeed ushered in true secularism and social justice through corruption-free, non-discriminatory delivery of developmental programs directly to the people. 10 crore fake beneficiaries during the past regimes were removed, saving 3 lakh crores of rupees which were given back to the people. Also, the previous regimes had empty promises and tried to hoodwink people. The Congress party used to talk about Garibi Hatao, but it never happened. But under Prime Minister Modi ji's leadership of the last 11 years, 26 crore people have been removed from poverty. Why do people believe in Modi ji's guarantee? Because Modi ji's guarantee is about politics of performance and politics of progress, unlike the Congress and the opposition's politics of propaganda and politics of publicity. और अब अगली खबर। दिल्ली 5 वर्षों में बनेगी सुंदर, स्वच्छ और विकसित। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का विकास पर बयान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के विकास को लेकर आशावादी बातें की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी सरकारें मिलकर दिल्ली को सुंदर, स्वच्छ और विकसित बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले 5 वर्षों में दिल्ली इतनी सुंदर और व्यवस्थित हो जाएगी कि हर कोई इसे देखकर गर्व महसूस करेगा। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विकास की एक नई राह पर आगे बढ़ रही है, जहां फैसलों का सकारात्मक प्रभाव साफ दिखेगा। उनका ये बयान राजधानी की प्रगति और सरकारी योजनाओं की सफलता का परिचायक माना जा रहा है। विकास का कारण था और दूसरा अवहेलना सरकार। देखिए, बहुत ही एक अच्छा टाइम दिल्ली का शुरू हुआ है। मुझे लगता है जहां अलग अलग लेवल पे सभी सरकारें दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में स्वच्छ। और अब अगली खबर। बेंगलुरु भगदड़ मामले में 12 जून को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, जहां महाधिवक्ता को दिया जाएगा आदेश। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को आरसीबी के आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में 12 जून को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। भगदड़ में 11 लोग मारे गए थे। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता शेट्टी ने कहा कि उन्होंने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जिसने रिपोर्ट के लिए 1 महीने का समय दिया है। पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाएगा। और अब अगली खबर। अमेरिकी हवाई अड्डे पर हथकड़ी लगे भारतीय छात्र के वीडियो पर कांग्रेस का सरकार पर एक बार फिर वार सामने आया है। अमेरिकी हवाई अड्डे पर हथकड़ी लगे भारतीय छात्र का वीडियो सामने आने पर कांग्रेस ने मंगलवार को सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि अमेरिका में बार बार भारतीय छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी चुप है। कांग्रेस ने मांग की कि पीएम मोदी को तुरंत इस संबंध में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने अमेरिका के न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर एक भारतीय छात्रा को हथकड़ी लगाकर जमीन पर गिराने और कथित तौर पर निर्वासित किए जाने का वीडियो और तस्वीरें साझा की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार भारत और भारतीयों के सम्मान की रक्षा करने में लगातार विफल हो रही है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, इतिहास में पहली बार किसी विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष ने भारत की अनुपस्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बनाकर संघर्ष विराम सुनिश्चित करने का दावा कर रहे हैं। और अब अगली खबर। न्याय तक पहुंच बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की शक्ति परिवर्तनकारी। लंदन दौरे के दौरान बोले सीजेआई गवई। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और जटिल देश में न्याय तक पहुंच बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की शक्ति को परिवर्तनकारी बताया। ब्रिटेन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में न्याय तक पहुंच बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में सीजेआई ने कहा कि प्रौद्योगिकी को न्यायिक कार्यों को मजबूत करना चाहिए, मगर इसे निर्णय लेने की प्रक्रिया बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सीजेआई ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए मौलिक सिद्धांतों का पालन करना होगा। प्रौद्योगिकी को न्यायिक कार्यों
विशेष रूप से तक संगत निर्णय लेने और व्यक्तिगत मामले के आकलन को बदलने के बजाय इसे बेहतर बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वचालित प्रणाली न्यायिक निर्णय को बदलने के बजाय उसका समर्थन करे। उन्होंने कहा, नीतिगत हस्तक्षेप के बिना न्याय प्रदान करने के तंत्र में कोई क्रांति नहीं आ सकती। मानवीय निगरानी, एल्गोरिदम, पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी मध्यस्थ निर्णयों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले शासन ढांचे को विकसित किया जाना चाहिए। और अब अगली खबर। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने पूर्व राजनयिक से मांगी माफी, बोले ईमानदारी से खेद है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मीपुरी से माफी मांगी। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने ट्वीट किया, मैं 13 और 23 जून 2021 को राजदूत लक्ष्मी मुदेश्वरपुरी के खिलाफ कई ट्वीट करने के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं, जिसमें राजदूत पुरी की ओर से विदेश में संपत्ति खरीदने के संबंध में गलत और असत्यापित आरोप शामिल थे, जिसका मुझे ईमानदारी से खेद है। इससे पहले पिछले महीने दिल्ली उच्च न्यायालय ने साकेत गोखले को पूर्व राजनयिक लक्ष्मीपुरी को मनहानि के मामले में 50 लाख रुपए का हर्जाना देने का निर्देश देने वाले अपने आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया था। पिछले साल जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी और पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुदेश्वर पुरी के खिलाफ उनके अपमानजनक ट्वीट के लिए माफी मांगने और 50 लाख रुपए का हर्जाना देने का निर्देश दिया था। और अब अगली खबर। शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ शिकायत करने वाला वजाहत खान गिरफ्तार हो गया है और धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगाया गया है। कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया पर धार्मिक भावना भड़काने और नफरत फैलाने के आरोप में वजाहत खान को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि वजाहत खान वही व्यक्ति है जिन्होंने पहले लॉ की छात्रा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करवाई थी। पनौली को कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। उन्होंने एक इंस्टाग्राम वीडियो में एक धर्म विशेष को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्होंने वीडियो हटाकर माफी भी मांगी थी। हालांकि उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और 13 जून तक जेल में रहना होगा। अब वजाहत खान पर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाले थे। मामले में नॉर्थ 24 परगना के एक एनजीओ अध्यक्ष प्रसून मैत्रा ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स पुलिस को सौंपे। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा कि आप हाल ही में ऐसे भड़काऊ पोस्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में वजाहत खान पर भी उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आपकी निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शुभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।